प्यारे साथियों नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे आपके सामने हिंदी भाषा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ बने रहकर अच्छे से अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा आज हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। इससे पहले आप जान लीजिए कि ये किन किन परीक्षाओं में आपके मुख्य रूप से उपयोगी होती है। जैसे कि आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, यानी कि टैट हुआ या सुपर टैट हुआ, या उसके अलावा प्रदेश स्तर की जो परीक्षा हैं जैसे कि लेखपाल भर्ती परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा, यूपी पीसीएस की परीक्षा और अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उसमें अपनी हिंदी की एक अहम भूमिका है। और आप हिंदी में कम से कम समय के अंदर अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप परीक्षा में भी अपने कम से कम समय में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे आपके सामने हिंदी। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम भाषा से। देखिए भाषा जो है वो भाष धातु से बना एक शब्द है और इसका अर्थ होता है विचार को प्रकट करना। अब बात आती है विचार की। तो विचार क्या है? देखिए मनुष्य के मन की आध्यात्मिक इकाई, यानी कि मनुष्य के मन का ऐसा भाव जिसमें आवाज़ नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? विचार। आध्वन्यात्मक का अर्थ हो गया यहाँ पर आ ध्वनि और आत्मक, यानी कि नहीं आवाज़ स्वरूप लिए हुए। देखिए अगर हम आध्वन्यात्मक को विभाजित करें, तीन टुकड़ों में तोड़ें तो कुछ इस तरह से टूटेगा। आ का अर्थ हो जाएगा नहीं, ध्वनि का अर्थ हो जाएगा आवाज़ और आत्मक का अर्थ हो जाएगा स्वरूप लिए हुए। या हम कह सकते हैं कि आध्वन्यात्मक का मतलब हो गया कि आवाज़ नहीं का स्वरूप लिए हुए, अर्थात कि मनुष्य के मन का ऐसा भाव जिसमें आवाज़ नहीं होती विचार कहलाता है। और मन के भाव जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। एक बार फिर से हम इस परिभाषा को पढ़ेंगे कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे अन्य व्यक्ति या दूसरे अन्य व्यक्तियों के समूह तक अपने विचार का लेन देन या फिर विचार विमर्श या फिर आदान प्रदान करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे भाषा की विशेषताओं पर। भाषा की विशेषताओं में देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाषा जो है हमारा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसकी उम्र के हिसाब से उसके शब्दकोश में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, इस बात को आप जानते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है। दूसरा पॉइंट है कि भाषा अनुकरण द्वारा सीखता है। भाषा जो सीखी जाती है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तीसरा पॉइंट है कि भाषा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया। और चौथा पॉइंट है भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता एवं भाषा सदैव क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी और धीरे धीरे संस्कृत से हमारी पाली भाषा आई, उसके बाद फिर प्राकृत भाषा आई, उसके बाद फिर सौरसैनी भाषा आई, फिर उसके बाद अपभ्रंश भाषा आई। इस तरह से जो है भाषा चेंज होते होते हम कहाँ तक आ गए? हिंदी तक। ठीक है, तो इस तरीके से भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। वह भाषा कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। अब परिवर्तनशील कैसे होती है इस बात की जानकारी हम आपको अगली वीडियो में जरूर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, कि भाषा जो है किस तरीके से परिवर्तित होती है। पांचवा पॉइंट है भाषा का जो रूप होता है वो मानक होता है और जो भाषा का स्वरूप होता है वो कठिन से सरल की ओर होता है। उस वो अभ्यर्थी ध्यान दें जो कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपका सवाल आ सकता है कि भाषा का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? तो भाषा का स्वरूप होता है हमारा कठिन से सरल की ओर। अब कैसे होता है आप इस बात को भी जान लीजिए। देखिए भाषा का स्वरूप कठिन कैसे होता है और सरल कैसे होता है। जब बच्चा कोई छोटा होता है उसके शब्दकोश में क्या होता है? कमी होती है। तब वह किसी चीज़ को जब सीखता है, किसी भाषा को सीखता है तो उसे क्या होता है? पहले कठिन लगती है, फिर धीरे धीरे उसके शब्दकोश में वृद्धि होती जाती है और वह जो है सरल लगने लगती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा का जो स्वरूप होता है वो कठिन से सरल की ओर होता है। अब बात आती है यहाँ पर भाषा के विकास क्रम की। तो भाषा के विकास क्रम में सबसे पहले जो विकास होता है वो सुनना, यानी कि बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। जब बच्चा कोई सीखता है सबसे पहले सुनता है किसी चीज़ को, उसके बाद फिर बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, उसके बाद फिर लिखता है। जबकि मारिया मॉन्टेसरी ने जो कहा था, मारिया मॉन्टेसरी ने अपने प्रयोगों द्वारा या फिर अपने जो तथ्य थे उसके उसके बाद उन्होंने बताया कि बच्चा जो होता है पहले लिखना सीखता है, उसके बाद फिर पढ़ना सीखता है। या फिर हम कह सकते हैं कि उन्होंने मारिया मॉन्टेसरी ने लिखने पर पहले और पढ़ने पर बाद में जोर दिया। ठीक है,
सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। किसने कहा था? मारिया मॉन्टेसरी ने। जबकि फ्राबेल ने कहा कि बच्चे को पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, उसके बाद फिर लिखना सिखाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये जो 2 बातें हैं अच्छे से समझ में आई होंगी। उसके अलावा जो और बातें मैंने यहाँ पर बताई वो भी आपको समझ आई होंगी। ये जो पॉइंट है आपका मारिया मॉन्टेसरी और फ्राबेल का, ये आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि जो टेट या सुपर टेट हो उसमें आने की संभावना हर साल बनी रहती है। चलिए अब हम आगे जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे भाषा के प्रकार पर। देखिए, भाषा के प्रकार होते हैं हमारे 3। पहली होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा और तीसरी होती है हमारी सांकेतिक भाषा। देखिए, मौखिक भाषा में क्या होता है? मौखिक भाषा में जो संवाद होता है वो हमारे मुख से होता है। संवाद जैसे कि कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसको हम अपने कानों से सुन रहे हैं, और हम जो कुछ बोल रहे हैं वो सामने वाला अपने कानों से सुन रहा है, बिल्कुल फेस टू फेस। ठीक है, तो मौखिक भाषा कैसी होती है? सरल भाषा होती है। मौखिक भाषा सरल इसलिए होती है क्योंकि इसमें विचारों को बोलकर सामने वाला तुरंत समझ सकता है। जैसे कि हम कॉल पे अगर बात करते हैं तो वह कैसी भाषा है? मौखिक भाषा है। जबकि हम अगर व्हाट्सएप पे चैट करके बात करें तो वह कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा हो गई। ठीक है, तो मौखिक भाषा कैसी भाषा होती है? सरल भाषा होती है, क्योंकि इसमें विचारों को बोलकर सामने वाला तुरंत समझ सकता है। अब बात आती है विचार की। विचार क्या है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि विचार क्या है, और भाषा को जो विकास क्रम था वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए कि भाषा का विकास क्रम क्या है। तो भाषा का विकास क्रम होता है सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना, फिर लिखना। अब यहाँ से फिर देखिए दूसरी बात आती है कि लिखित भाषा में जो संवाद होता है लिखकर और पढ़कर होता है। जैसे कि हमारी व्हाट्सएप पे चैटिंग हुई। ठीक है, तो लिखित भाषा को जो जानता है उसके लिए तो सरल है भाई। अगर कोई व्यक्ति लिखना जानता है तो भी तो वो चीज़ को पढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति लिखना और पढ़ना जानता है तो उसके लिए तो फिर भाषा सरल हो गई। जबकि जो नहीं जानता भाई उसके लिए कठिन हो जाएगी। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको लिखना तो आता है, मतलब वो देख देख के लिख तो लेते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ना नहीं आता है। तो बहुत से ऐसे होते हैं जो पढ़ लेते हैं, कभी कभार दिक्कत होती है उन्हें लिखने में। ठीक है, उनका जो लेख होता है वो थोड़ा ख़राब होता है। खैर, हम उस पर चर्चा न करके सिर्फ यहाँ पर देखते हैं कि लिखित भाषा सरल होती है और कठिन होती है, दोनों ही प्रकार की होती है। सरल भाषा उसके लिए होती है जो कि इस भाषा को जानता है, लिखना और पढ़ना, और जो कठिन उसके लिए होती है जो इसको नहीं जानता है। ठीक है, अर्थात लिखित भाषा सरल एवं कठिन दोनों प्रकार की होती है। हम तीसरी पॉइंट पर आते हैं जो कि हमसे कहता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या होता है? विचारों का जो आदान प्रदान है वो संकेतों के माध्यम से होता है। संकेत में अब देखिए संकेतों में क्या होता है? सांकेतिक भाषा में कोई निश्चित संकेत नहीं होते हैं, इसलिए सांकेतिक भाषा कठिन भाषा होती है। ठीक है, सांकेतिक भाषा में क्या होता है कि व्यक्ति अपने हिसाब से चीज़ों का अपने आप संकेत बना लेता है, जबकि वो संकेत सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता होता है। अगर सामने वाला व्यक्ति किसी चीज़ की ट्रेनिंग लिया हुआ है तभी वह जान पाएगा कि ये संकेत किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, अन्यथा सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा कि कोई व्यक्ति अपने संकेतों के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जब तक किसी सार्थक ध्वनि, यहाँ पर ध्वनि के बजाय ध्वनि आएगा, कि जब तक हम किसी सार्थक ध्वनि का हम श्रवण नहीं करते तब तक हर प्रकार की आने वाली आवाज़ हमारे लिए क्या है? सांकेतिक भाषा है। देखिए, सार्थक ध्वनि का तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी ध्वनि ऐसी हो जो कि हमें समझ में आए, तो वही जो है सांकेतिक भाषा नहीं होगी। ठीक है, और अगर कोई सार्थक ध्वनि हमारे समझ में आ जाती है तो वह सांकेतिक भाषा ना होकर के हमारी मौखिक भाषा में शामिल हो जाएगी। देखिए, अब जैसे चिड़ियों का चहकना हो गया, ताले की आवाज़ हो गई। ठीक है, अब जैसे हम लोग करते हैं हम या करते हैं इस तरीके से, तो ये सब क्या है? हमारी सांकेतिक भाषा है। इसमें आवाज़ तो है लेकिन एक सार्थक ध्वनि नहीं है। और सड़क पर बने यातायात नियम के जो निशान है ये भी किस भाषा में शामिल होते हैं? सांकेतिक भाषा में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि भाषा क्या है, भाषा के प्रकार कैसे होते हैं एवं भाषा का विकास क्रम क्या है और भाषा की विशेषताएं क्या हैं। इस पर आप अपने तरफ से जो प्रश्न आपके बन सकते हैं उन पर अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और एक प्रश्न आपका यहाँ से उठ सकता है कि लिखित, मौखिक या सांकेतिक भाषा में सबसे कठिन कौन सी भाषा होती है? तो सबसे कठिन हमारी भाषा हो जाएगी हमारी सांकेतिक, और सबसे आसान भाषा हमारी हो जाएगी यहाँ पर मौखिक भाषा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।